और एकता के सूत्र में बांधे जन जन के सरकार थे, मातृभूमि के प्यारे बेटे असरदार सरदार थे, मातृभूमि के प्यारे बेटे असरदार सरदार थे। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जिनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अखबार लंदन टाइम्स ने यह टिप्पणी की थी कि भारत का आकार एवं देशी राज्यों की समस्या जर्मनी से बड़ी है, इसलिए सरदार का यह महान योगदान बिस्मार्क से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण अर्थात 1915 से लेकर के 1947 के बीच में यदि महात्मा गांधी के प्रति सबसे ज्यादा निष्ठावान कोई व्यक्ति बना रहा तो ये एकमात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। बचपन से ही पढ़ने में ये काफ़ी मेधावी थे। अन्याय का विरोध करना तो जैसे इनकी आदतों में शामिल हो गया था। इनके पिताजी झबेर भाई 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई के सेना में शामिल होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। बाद में रानी के परास्त हो जाने के बाद इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर के द्वारा इन्हें कैद कर लिया गया। एक बार की बात है, शतरंज खेलते समय इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर एक चाल में फंस गए और इनके पिताजी झबेर भाई ने इन्हें एक युक्ति सुझाई और बाजी पलट गई, महाराजा जीत गए। झबेर भाई को छोड़ दिया गया। इनकी माता लाड़बाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। 1893 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की शादी झबेर बाई से होती है। 1897 में ये मैट्रिकुलेशन करते हैं। 11 जनवरी 1909 को इन्हें तार के द्वारा एक दुखद खबर मिलती है कि कैंसर से इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उस समय वे एक मर्डर केस पर जिरह कर रहे होते हैं, लेकिन वे तार को लपेट करके अपने पॉकेट में रख लेते हैं एवं यह जता देते हैं कि कर्तव्य भावना के ऊपर कहीं ज्यादा है। उनकी तीव्र इच्छा होती है कि वे लंदन जाकर के बैरिस्ट्री की पढ़ाई करें। इसी उद्देश्य से अगस्त 1910 में वे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने लंदन जाते हैं। पढ़ने में ये इतने मेधावी होते हैं कि 3 वर्ष का वकालत का कोर्स सिर्फ 2.5 वर्ष में अर्थात 6 महीने पहले ही ये खत्म कर लेते हैं और वहां पर प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। इनके मेधावी होने की खबर और इनके परीक्षा परिणाम की खबर पूरे लंदन में फैल जाती है। यहाँ तक कि एक खबर ये भी है कि उस समय कभी भारत में कमिश्नर रहे सेवानिवृत्त अंग्रेज सेठ्स इनको बधाई देने पहुंच जाते हैं और इन्हें अपने घर खाने पर आमंत्रित करते हैं। 13 फरवरी 1913 को सरदार पटेल बंबई लौटते हैं एवं ये बंबई के मुख्य न्यायाधीश बेसिल स्कॉट से मिलते हैं। इनकी योग्यता को देख करके वहां के मुख्य न्यायाधीश इन्हें न्यायाधीश के पद पर आने को आमंत्रण देते हैं, लेकिन सरदार पटेल को तो वकालत करने में ही रुचि थी, इसलिए वे अहमदाबाद में वकालत करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सरदार पटेल की मुलाकात गुजरात सभा में एक सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी से होती है। महात्मा गांधी के विचार, कार्य पद्धति एवं जीवन शैली से सरदार पटेल अत्यंत प्रभावित होते हैं। इसके पहले महात्मा गांधी चंपारण में सफलतापूर्वक सत्याग्रह का आयोजन किए हुए होते हैं। सरदार पटेल भी खेड़ा में 1917 में अत्यधिक बारिश हो जाने की वजह से जब फसल 25% से भी कम होती है तो वे सरकार को पत्र लिखते हैं कि सरकार टैक्स न ले। उनकी बात मान ली जाती है और खेड़ा में भी सफलतापूर्वक सत्याग्रह का आयोजन होता है। इसी तरीके से वहां पर बेगार की प्रथा गुजरात में प्रचलित थी। बेगार को बंद करने के लिए ये उत्तरी प्रांत के कमिश्नर
परेड को पत्र लिखते हैं और बेगार की प्रथा भी वहां पर बंद हो जाती है। बात आती है 1921 में असहयोग आंदोलन की, तो 2 अक्टूबर 1921 को महात्मा गांधी का 53वां जन्म दिवस था। सरदार पटेल बारदोली से आंदोलन करते हैं और विदेशी वस्त्रों की वहां पर होली जलाते हैं। इस प्रकार से कई सफलतापूर्वक कई आंदोलनों का आयोजन करके सरदार पटेल गुजरात के बहुत बड़े नेता के रूप में उभर आते हैं। बात है 1923 के बोरसद की। बोरसद में चोरी की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन चोरी का इल्जाम गांव के ही लोगों पर लगाते हुए वहां पर टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी। परंतु सरदार पटेल ने वहां के बंबई के गवर्नर को पत्र लिखा और उन्हें स्थिति की जानकारी दी। बंबई के गवर्नर सरदार पटेल की बातों से प्रभावित हुए और उनकी बात को मानते हुए टैक्स बढ़ाने का जो सिलसिला था उसे वापस ले लिया गया। 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे प्रसिद्ध नेता जमनलाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरदार पटेल उसी समय नागपुर पहुंचते हैं एवं उनके बीच बचाव से तुरंत जमनलाल बजाज जी को छोड़ दिया जाता है। 1927 में गुजरात में बहुत भयंकर बाढ़ आती है। सरदार पटेल इस बाढ़ की ओर उस समय के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन का ध्यान आकृष्ट करते हैं। लॉर्ड इरविन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए तथा पुनर्वास के लिए 1 करोड़ रुपए देते हैं। इसी प्रकार सरदार पटेल को पूरे गुजरात में गुजरात का मसीहा एवं बंदा नवाज के नाम से जाना जाने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण समय आता है 1927 में बारदोली सत्याग्रह के समय में, जिस समय काठियावाड़ में स्थित बारदोली में अचानक 30% टैक्स में इजाफा कर दिया जाता है। सरदार पटेल विरोध करते हैं और वो कहते हैं लोगों से कि आप टैक्स न दें, लेकिन वो लोगों से ये भी कहते हैं कि आपका आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक एवं सत्याग्रह पर आधारित होना चाहिए। बंबई धारा सभा के सदस्य कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी बंबई के गवर्नर का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हैं और वो कहते हैं कि आपको जरूर इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए एवं बढ़ा हुआ टैक्स आपको वापस ले लेना चाहिए। वो पत्र लिख कर के ये कहते हैं कि मैं भी इस आंदोलन को देखने के लिए गया। जहां जहां सरदार जाते हैं चीथड़ों में लिपटी हुई महिलाएं उनका तिलक लगा करके स्वागत करती हैं एवं ढोल नगाड़े से सरदार का हर जगह पर स्वागत होता है। तो ये सरदार थे जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता और कौशल से वो पूरे भारत के नेता बन जाते हैं। इतना ही नहीं, वे महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, बिहार जाते हैं और कर्नाटक जाते हैं और कई सारी जनसभाओं को संबोधित करते हैं। तमिलनाडु में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच में चलने वाले विवाद पर वो दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करते हैं और वे कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो अंग्रेज हैं, आप लोग आपस में ऐसे क्यों भिड़ रहे हैं। बिहार में एक सम्मेलन के दौरान वो कहते हैं महिलाओं से कि महिलाओं को पर्दा प्रथा बंद कर देना चाहिए। वो पुरुषों से आह्वान करते हैं कि आप क्यों अपने बहन, बेटी, पत्नी और माताओं को घूंघट में रखते हैं। ऐसे करके तो आप आबादी के बहुत बड़े हिस्से को आप नेतृत्व से अछूता रख रहे हैं। इतना ही नहीं, जब नमक सत्याग्रह की बारी आई तो महात्मा गांधी के दांडी मार्च का पूरा आयोजन सरदार पटेल के द्वारा किया जाता है। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में नमक सत्याग्रह के दौरान जितनी भी प्लानिंग होती है सरदार पटेल उसका सफलतापूर्वक आयोजन करते हैं। परंतु इसके पहले ही मार्च में सरदार पटेल को सिर्फ भाषण देने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1930 में 3 बार सरदार पटेल को गिरफ्तार किया जाता है, मार्च में, जुलाई में और दिसंबर के महीने में। लेकिन इसके बाद गांधी इरविन समझौते के लिए जनवरी 1931 को सरदार पटेल एवं कांग्रेस के 25 बड़े नेताओं को छोड़ दिया जाता है। गांधी इरविन समझौता तो होता है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त होती है। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को वार्ता के लिए लंदन बुलाया जाता है। दिसंबर 1931 में गांधी जी भारत लौटते हैं, लेकिन 1932 में गांधी जी को
और बाकी सभी नेताओं को, बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसमें सरदार पटेल भी होते हैं। गांधी जी और सरदार पटेल दोनों को 1 वर्ष 4 महीने के लिए यरवदा जेल भेज दिया जाता है। गांधी जी के साथ ये समय सरदार पटेल जो बिताते हैं, उन्होंने अपनी जीवनी में, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, उन्होंने गांधी जी ने कई बार जिक्र किया है कि सरदार पटेल ने जेल में हमारी इस प्रकार से सेवा की कि हमें अपनी माता जी की याद आ गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस चुनाव लड़ने का फैसला लेती है। 5 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है तथा 8 राज्यों में इनके मंत्रिमंडल बनते हैं। साथ ही केंद्रीय धारा सभा में भी कांग्रेस का वर्चस्व अर्थात बहुमत स्थापित हो जाता है। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं की या कांग्रेस की इच्छा के बिना इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है, इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन को संवैधानिक सुधारों के लिए भारत भेजा जाता है, लेकिन महात्मा गांधी इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं एवं कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के जीत के उपरांत ही भारत का भाग्य इस पर निर्भर करता है। इसलिए महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं और 8 अगस्त को बंबई के गवालिया टैंक से आंदोलन की शुरुआत होती है एवं कांग्रेस के सम्मेलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया जाता है एवं करो और मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। 9 अगस्त की तड़के ही सभी प्रमुख नेताओं को कैद कर लिया जाता है। सरदार पटेल को भी कैद किया जाता है और उन्हें अहमदनगर के किले में बंदी बना दिया जाता है। उस समय हालांकि सरदार की स्थिति काफी नाजुक रहती है एवं वो अस्वस्थता से घिरे हुए होते हैं। लेकिन 1945 में विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसके पहले संवैधानिक सुधार किए जाएंगे। भारत की एक संविधान सभा बनेगी, वायसराय की कार्यकारिणी में सुधार किया जाएगा तथा केंद्रीय धारा सभा एवं प्रांतों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। सरदार पटेल को कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नामित किया जाता है और वो संसदीय समिति के अध्यक्ष बनते हैं। उनकी अध्यक्षता में कुल सीटों का 91% कांग्रेस जीत पाती है तथा केंद्रीय धारा सभा में फिर से कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। 8 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलती है तथा अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री एवं भारत का गृह मंत्री बनाया जाता है। अब सरदार पटेल को सबसे महत्वपूर्ण काम करना था देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय का। 562 देसी रियासतें थी। सरदार पटेल के आग्रह पर लगभग सभी देसी रियासत भारत में शामिल हो गए तथा उन्हें इसके लिए प्रीवी पर्स भी दिया गया। परंतु 3 ऐसे देसी रियासत थे जिन्होंने भारत में शामिल होने के लिए मना कर दिया था। वे थे जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू और कश्मीर। जूनागढ़ में सैनिक हस्तक्षेप के नाम से ही वहां के नवाब भाग करके पाकिस्तान चले गए। हैदराबाद में मुख्य समस्या रजाकारों की थी जो कासिम रिजवी के नेतृत्व में वहां काफी उपद्रव मचा रहे थे, परंतु सैनिक हस्तक्षेप के बाद में हैदराबाद के नवाब ने भी भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए। बचा जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह अभी इस असमंजस में थे कि वे भारत में शामिल हों पाकिस्तान में या अपनी स्वतंत्र सत्ता वो बनाए रखें। इसी बीच में पाकिस्तानी कबायलियों के द्वारा आक्रमण हो जाता है तथा आधे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को पीओके के नाम पर पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लेता है। इसी बीच सरदार पटेल सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा जितना बचा हुआ भूभाग रहता है उस पर भारतीय संघ का अधिकार स्थापित होता है, लेकिन इसके पहले ही राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे तथा भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह भी किया था। तो ये सरदार पटेल थे, ये उनकी काबिलियत थी कि आज इतने बड़े महासंघ का निर्माण आसानी से किया जा सका।
1950 में 15 दिसंबर 1950 को बंबई में सरदार पटेल का निधन हो जाता है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जिस समय सरदार पटेल की चिता से लपटें उठ रही थी, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत एवं राजगोपालाचारी फूट फूट करके रो रहे थे। उन्हें यह मालूम था कि भारत का एक वीर नेता, मातृभूमि का एक वीर सपूत विदा ले रहा है और यहाँ से चला गया है। तो ये थे सरदार पटेल, ये थी उनकी ताकत। भारत सरकार भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में सरदार पटेल के स्मरण को, उनकी क्षमताओं को, उनकी ताकत को संजोए रखना चाहती है। और वास्तव में जो एकता की मूर्ति बनी है, उस मूर्ति के द्वारा वो पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहती है कि सरदार पटेल भारत के वे महानायक थे जिनकी नेतृत्व क्षमता ने भारत को मजबूती प्रदान की।